दोस्तों गुलदाउदी एक ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिस पे सबसे लंबे समय तक फ्लावरिंग होती है, यानी कि अक्टूबर लास्ट से मार्च अप्रैल तक इसमें बराबर फ्लावरिंग होती है। साथ ही साथ इन पौधों से कटिंग को काफ़ी आसानी से जून के लास्ट से अगस्त के बीच में कभी भी अगर लगाया जाता है तो पौधे पर काफ़ी आसानी से रूट्स आ जाती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि कटिंग से लगे हुए पौधे और पुराने पौधों से यदि अक्टूबर के लास्ट तक आपको अच्छी फ्लावरिंग लेनी है तो उसके लिए आपको अपने कटिंग से लगे हुए पौधों में और पुराने पौधों में ऐसे कौन से ज़रूरी कामों को करना है, साथ ही साथ किन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिससे आपके पौधे पर समय से फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलदाउदी सर्दियों के मौसम में एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करने वाला पौधा है और पूरी सर्दी इस पौधे पर भर भर के फूल आते हैं। अगर इस पौधे की आपने अच्छी तरीके से केयर कर ली और फिर इसकी कटिंग कर दी तो उससे आप नए ढेरों पौधे एक बार सीजन में फिर तैयार कर सकते हैं और फिर उनसे पौधे आप ढेरों बनाकर उनसे फूल बगीचे में ले सकते हैं। फिर ये पौधे जो मार्च लास्ट में फूल देना बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर आप इन पौधों से नई कटिंग को बरसात के सीजन में तैयार कर फिर से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि यदि आपने जुलाई के महीने में कटिंग से पौधों को तैयार किया है तो अब पौधों को किस तरीके से आपको ट्रांसप्लांट करना है, उसके लिए किस तरीके की सॉइल मिक्सचर को तैयार करके किन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। उसके बाद वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि पुराने पौधों पर आपको कौन से ज़रूरी कामों को करना है, साथ ही साथ किन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिससे टाइम से आपके पौधों में अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो सके। दोस्तों गुलदाउदी के पौधे को स्वस्थ और घना बनाने के लिए, साथ में अधिक फ्लावरिंग लेने के लिए सबसे पहले उसकी मिट्टी पर ध्यान देना होगा। तो गुलदाउदी के पौधे को मिट्टी जो है वेल ड्रेन और हल्की सैंडी मिट्टी काफ़ी पसंद होती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में इसकी जड़ें काफ़ी महीन होती हैं और उनको फैलने के लिए काफ़ी आसानी रहती है, जिसकी वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है और वो तेज़ी से हरा भरा हो जाता है। तो जब भी आप इसकी मिट्टी को तैयार करें तो उसमें कुछ मात्रा में रेत या फिर बजरी ज़रूर मिला लें, जिससे कि पौधे को आराम रहे जड़ों को फैलाने में। सैंडी सॉइल में पौधे की जड़ें मिट्टी से पोषक तत्वों को लेकर पौधे को बहुत आराम से पहुंचाती रहती हैं, इसलिए गुलदाउदी के पौधे के लिए सैंडी सॉइल का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरा काम आपको करना है कि पौधे को आपको बगीचे में ऐसी जगह पर रखना है जहां पर गुलदाउदी के पौधे को कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप जरूर मिले, वरना कम धूप मिलने की वजह से आपका पौधा लैगी सा पतला सा होकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा और वो हरा भरा रहेगा, लेकिन उस पर कलियां नहीं बनेंगी और ना वो पौधा घना हो पाएगा। दोस्तों अगर गुलदाउदी के पौधे के लिए हम पॉट की बात करें तो ये 6 इंच के पॉट में भी लग जाता है, लेकिन इतने छोटे पॉट में इसमें फ्लावरिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है और पौधा भी अच्छे से घना नहीं हो पाता है। तो कम से कम जब आप गुलदाउदी के पौधे को लगाएं तो 8 इंच का गमला ज़रूर सेलेक्ट करें, और बेहतर होगा कि अगर आप 10 इंच के गमले में या फिर 12 इंच के गमले में इस पौधे को लगाते हैं तो ये पौधा काफ़ी हरा भरा और काफ़ी अधिक मात्रा में फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों गुलदाउदी के पौधे पर अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर से काफ़ी मात्रा में मिलीबग्स का अटैक होने लगता है, क्योंकि उस समय सर्दी स्टार्ट हो जाती है और मिलीबग गुलदाउदी के पौधे पर काफ़ी तेज़ी से अटैक कर देते हैं, और अगर समय रहते इनका ध्यान नहीं दिया जाता है तो मिलीबग्स को चींटियां खाती हैं और वो चींटियां फिर सारे बगीचे के पौधों को और जितने भी गुलदाउदी के पौधे होते हैं सभी को इन्फेक्टेड कर देती हैं। तो दोस्तों चूँकि इस स्टेज में पौधा अभी हमारा काफ़ी छोटा होता है और वो कमज़ोर भी होता है, और जब उस पर मिलीबग्स का काफ़ी मात्रा में अटैक हो जाता है तो पौधा धीरे धीरे कमज़ोर और होकर को ख़राब होने लगता है। तो पौधे को बचाने के लिए अभी आप इसके ऊपर हर हफ्ते नीम ऑयल का अच्छी तरीके से पौधे पर स्प्रे करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से आगे चलकर पौधे पे किसी तरीके के इंसेक्ट ना लगने पाएँ। अब दोस्तों अगला और सबसे ज़रूरी काम जो हमको अपने गुलदाउदी के पौधे पर करते रहना है बराबर, वो है पिंचिंग करना। तो दोस्तों ये काम हमको तब करते रहना है जब तक कि प्लांट्स पर बड्स बनकर फ्लावरिंग नहीं होने लगती है, और इस स्टेज से पहले हमको बराबर इसके ऊपर पिंचिंग करते रहना है, क्योंकि ऐसा करेंगे जब हम तो उस पर उतनी ज़्यादा ब्रांचें आएंगी और हमारा पौधा घना होता जाएगा और उस पर उतनी ज़्यादा ही फ्लावरिंग ब्रांचों पर होगी।
क्योंकि जब आप ऊपर से एक ब्रांच को पिंच करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ से 2 नई ब्रांचें निकलती हैं, और जब आप उन 2 नई ब्रांचों को वहाँ से पिंच करेंगे तो वहाँ से 4 नई ब्रांचें निकलेंगी। इस तरीके से जब तक कलियां बनने का समय आएगा तब तक आपका पौधा काफ़ी घना हो जाएगा उन ब्रांचों को मल्टीपल करके। अब लास्ट में बात करते हैं कि गुलदाउदी के पौधे को किस तरीके की फर्टिलाइज़र और कितने समय के अंतर पर देनी चाहिए। तो दोस्तों, गुलदाउदी के पौधे को फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद है और ऐसी फर्टिलाइज़र पाके ये पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इसलिए हर 15 दिन के अंतर पर आप अपने गुलदाउदी के पौधे को कोई ऐसी फर्टिलाइज़र देते रहें जिसमें कि फास्फोरस ज़रूर हो। तो उसके लिए आप बोन मील पाउडर DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके पौधे पर बड्स नहीं बनने लगती हैं तब आपको अपने पौधे को बढ़ने के लिए नाइट्रोजन भी देना होगा। तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने इन पौधों को जो फर्टिलाइज़र देने जा रही हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ऊपर वाली जो मैंने अभी फर्टिलाइज़र्स बताई है वो जब मैंने पौधों को अपने रिपोर्ट किया था इन पॉट्स में तब मैं इस फर्टिलाइज़र को दे चुकी थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वर्मी कंपोस्ट खाद में कुछ दाने सीवीट मिला के अपने पौधों को दूंगी। तो यहाँ पर मैं 4 गमलों के लिए इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए 8 चम्मच वर्मी कंपोस्ट खाद को ले लेती हूँ और उसमें लगभग 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को मिला लेती हूँ, क्योंकि इन दानों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ साथ सारे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। और अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और अपने सभी पौधों में 2-2 चम्मच के करीब इस फर्टिलाइज़र को दे देती हूँ। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर और हर 15 दिन के अंतर पर ऐसी फर्टिलाइज़र देना जिसमें कि फास्फोरस की मात्रा हो। साथ में पानी ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से इनके तने जो हैं वो गल जाते हैं और जड़ों में फंगस आ जाती है। साथ में जो पत्तियां नीचे पौधे की टच कर रही होती हैं उन पत्तियों में भी फंगस आ जाती है। इसलिए दोस्तों, गमले में किसी भी पत्ती को भी टच ना होने दें। जो भी पत्तियां सूखी या ख़राब हो उन को भी आप समय समय से निकालते रहें। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके गुलदाउदी के पौधे पर बड्स ही बड्स नज़र आएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि गुलदाउदी के अगर पुराने पौधे आपके पास हैं और उन पौधों से आप अच्छी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो किन कामों को आपको अपने पौधों पर करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम करना है कि पौधे की आपको हल्की हल्की लाइट प्रूनिंग कर देना है, क्योंकि जब आप प्रूनिंग करेंगे तो वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलेंगी और फिर उन्हीं ब्रांचों पर आगे चलकर कलियाँ बनेंगी। इसके अलावा पौधे पर जो भी पीली पत्तियाँ हों या जो ख़राब पत्तियाँ हों, साथ ही साथ कुछ ऐसी डालियाँ होंगी जो सूख चुकी होंगी या ख़राब हो गई होंगी, उन सभी को कट करके पौधे पर से हटा दीजिए, जिससे कि पौधे की जो एनर्जी है वो बचे और वो अपनी नई ग्रोथ पर लगाए। इसके बाद आप गमले की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई कर दें। किसी भी तरीके का कोई खरपतवार, ख़राब पत्तियां वगैरह या कोई ऐसी गंदी चीज़ है जो पौधे की मिट्टी में फंगस को लगा सकती है, उन सभी को हटा दें। फिर आप अच्छी वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लें। उसमें आप कुछ % नीम खली पाउडर मिलाएं और कुछ % आप उसमें कैल्शियम पाउडर को मिलाकर मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। दोस्तों, इस प्रोसेस को आप 15 दिन में एक बार करें तो आपके पौधे में ग्रोथ नई स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आपके पौधे पर कलियां बननी स्टार्ट हों तो आप उसमें हर 15 दिन के अंतर पर आधा चम्मच पोटाश फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो पुराने पौधों पर भी आपके नए पौधों की तरीके से कलियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।